शुरुआत होते ही माँ रियो के पास आती है और आगे वो रियो से कहती है कि उसने रियो को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि उन दोनों को मिले हुए काफ़ी समय हो चुका है। जिसके बाद रियो माँ को गले रख के कहता है कि उसे माँ से ब्रेकअप करना है, जिस पर माँ को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, पर वो अपने दुख को छुपाना चाहती है। तो आगे वो रियो से कहती है कि मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी और इस पर रियो को रोने की ज़रूरत नहीं है। आगे वो रियो से कहती है कि मैं ठीक हूँ और आगे वो रियो को भी रोने से रोक देती है क्योंकि वो मशहूर शाज ग्रुप का सदस्य है और आगे वो उसे हिम्मत देती है। ये सब कह देने के बाद माँ वहाँ से जाने लगती है, जिसे वहाँ से जाते हुए देख रियो उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने कार में ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन माँ रियो को मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। माँ भागते हुए जैसे ही ब्रिज में पहुँचती है तो उसे यूरी का कॉल आता है, जो माँ से पूछती है कि वो इतनी रात होने के बावजूद घर में क्यों नहीं आई। तो माँ यूरी से कहती है कि वो घर वापस आने के लिए निकल चुकी है और आगे माँ बस स्टॉप में बैठकर बस के आने का इंतज़ार कर रही होती है और ख़ुद से कह रही होती है कि उसे रोना नहीं है। लेकिन तभी वहाँ से एक बस गुजरती है जिसके पोस्टर में रियो दिखता है। तो माँ रोना शुरू कर देती है क्योंकि माँ रियो के साथ चाह कर भी नहीं रह सकती और साथ ही उसका प्यार जो रियो के लिए था वो सच्चा था, पर इसके बावजूद उसे रियो से दूर रहना पड़ेगा, जिस बात को सोच कर ही उसे रोना आता है क्योंकि माँ कंपनी के पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से जानती है, जिसमें केवो पार्टनर्स को एक दूसरे को डेट करने की परमिशन नहीं होती क्योंकि उनके एक दूसरे को डेट करने से उनके सोशल मीडिया में फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से उनके कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कि उसी जगह में खड़ा है जहाँ माँ उसे छोड़ के गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तभी हम उसे कहते हुए सुनते हैं कि रियो को पता है कि माँ उसके सामने ज़्यादा स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रही है और वो रो नहीं रही, जबकि असलियत में माँ को रियो से ज़्यादा तकलीफ हो रही है और इसी वजह से रियो वापस से माँ के बारे में सोचने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद माँ घर वापस आती है तो यूरी माँ को घर के अंदर आते हुए देखती है। माँ अपने चेहरे को छुपाते हुए सीधा बाथरूम जाकर अपने फेस को वॉश करना चाहती थी, जिसे यूरी याद दिलाती है कि उसे अपना स्वेटर तो उतार के रख देना चाहिए क्योंकि माँ को ये छोटी सी बात भी याद नहीं थी। और बस इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए बाहर से खाना खरीद कर लेके आता है, जहाँ उसके दोस्तों को उस पर यकीन नहीं होता कि आज रियो उनके लिए खाना लेके आया, क्योंकि उनके ग्रुप में रियो ही वो लड़का है जो उनसे बार बार बाहर का नहीं खाने के लिए मना करता है। लेकिन जैसे ही रियो उनसे खाने के लिए कहता है तो वो सब भी उसके साथ बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते वक्त रियो अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसकी ऐसी हंसी को देखकर चॉय बहुत ज़्यादा हैरान दिखता है और वही कांग रियो से कहता है कि उसे रियो की हंसी सुनकर डर लग रहा है, पर वो रियो से ध्यान हटाकर खाने पे फोकस करता है। इसके अगले दिन हम माँ को शिम और यूरी के साथ बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ माँ शिम से कहती है कि क्या शिम अभी भी माँ से नाराज़ है, पर शिम इस बात पर कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद माँ उन दोनों से ही अपने और रियो के ब्रेकअप के बारे में बता देती है, जिसकी ये बात सुन लेने के बाद शिम माँ से कहती है कि वो इतनी जल्दी रियो से कैसे ब्रेकअप कर सकती है और आगे वो माँ पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने ही पक्का रियो का दिल तोड़ा होगा। यूरी शिम को शांत रहने के लिए कहती है, पर वो शांत नहीं होती और आगे वो माँ से कहती है कि माँ बहुत बड़ी सेल्फिश है जो सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचती है और उसे दूसरों की फीलिंग की कोई कदर नहीं। शिम की बातें सुनकर माँ को बहुत ज़्यादा हैरानी महसूस होती है और तभी वहाँ पर उनके मैनेजर जिहाक आ जाते हैं, जहाँ उन्हें वापस से पता चल जाता है कि ये तीनों लड़कियाँ झगड़ा कर रही हैं। तो आगे मैनेजर जिहाक उन तीनों से कहते हैं कि उन तीनों का एक नया फ़ोटोशूट प्रोजेक्ट होने वाला है, जिस पर यूरी जिहाक से पूछती है कि क्या जिहाक उन तीनों के साथ आएंगे। तो जिहाक वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। कैफ़े के बाहर आने के बाद जिहाक टी पार्टी ग्रुप को उनके नए मैनेजर से मिलाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि नामजून है। जिसके बाद यूरी नामजून पे गुस्सा होते हुए कहती है कि ये वही मैनेजर है जो कि माँ को शूटिंग सेट पे अकेले छोड़कर चले गए थे, पर इसके बावजूद माँ और शिम नामजून पर गुस्सा नहीं है, उल्टा वो उनका स्वागत करती हैं। तो आगे जैसे ही माँ नामजून से पूछती है कि उनका फ़ोटोशूट किस ग्रुप के साथ होने वाला है, तो नामजून उनसे कहते हैं स्पार्कलिंग ग्रुप के साथ, जिस बात को सुनने के बाद शिम को हैरानी महसूस होती है। इसके बाद हम शाज ग्रुप के सभी सदस्यों को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां सभी सदस्यों के थक जाने के बावजूद रियो उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें अपने साथ डांस प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, क्योंकि कल रात उन्होंने बाहर का खाना खाया था। जिस पर चॉय रियो से कहता है कि अगर अगले दिन उसके साथ ऐसा होने वाला है उसे पहले से पता होता तो वो कभी खाना नहीं खाता, पर रियो उनसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो वापस से बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता है जैसा कि वो माँ से मिलने से पहले था। और साथ ही रियो डांस प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है ताकि उसका ध्यान माँ के मैसेज पर ना जाए
और आगे जैसे ही फोटोशूट की शुरुआत होती है तो वहाँ यूजिन दूर से बैठकर टी पार्टी को देख रहा होता है, जहाँ स्पार्कलिंग ग्रुप के बाकी सदस्य उनके फोटोशूट की बारी का वेट कर रहे होते हैं। शूटिंग सेट में ह्यून अपने दोस्तों से कहता है कि महा जो कुछ भी करती है उसमें पहले तो वो मनुष्यत फैलाती है, पर अचानक से उसकी किस्मत चमक जाती है। मतलब कि महा उन सभी के साथ ट्रेनिंग ले रही थी। इसके बाद उसका दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हो गया, जहां उसका डेब्यू होने से पहले उसे कैंसिल कर दिया गया था और आगे वो 3 साल तक घर में बैठे रही। पर तभी अचानक से उसकी किस्मत चमक गई और आज वो उन्हीं के साथ फोटोशूट कर रही है, जबकि स्पार्कलिंग ग्रुप्स 3 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और आज उनका पहला फोटोशूट है। और तभी हम टी पार्टी ग्रुप के फैशन डिजाइनर को देखते हैं, जो कि यूजिन से कहती है कि ये तीनों लड़कियां प्रोफेशनल बन चुकी हैं, मतलब कि उन तीनों के बीच झगड़ा चल रहा है। पर इसके बावजूद फोटोशूट के दौरान वो बिल्कुल भी इस बात को माइंड नहीं कर रहे, बल्कि कुछ समय के लिए अपने झगड़े को भूल चुके हैं। जिस बात को सुनकर यूजिन को काफी हैरानी महसूस होती है, क्योंकि यूजिन को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उन तीनों के बीच लड़ाई शुरू है। और इसके बाद यूजिन और शिम एक साथ कपल शूट करते हैं, जहां शिम यूजिन के साथ होने के बावजूद खुशी महसूस नहीं करती जैसा कि वो पहले करती थी, क्योंकि उसका यूजिन से झगड़ा हो चुका है और उन दोनों ने ही काफी समय से एक दूसरे से बात भी नहीं किया। और शिम को भी पता है कि वो बस महा की तरफ ही ध्यान देता है। पर फोटोशूट के दौरान यूजिन की नजर शिम पर जाती है और आगे जब फोटोशूट में वो शिम के हाथ को पकड़ता है तो उसे शिम के हाथ ठंडे महसूस होते हैं। इसके बाद हम रियो को देखते हैं, जो कि प्रैक्टिस करने के बाद फ्लोर पर लेटा हुआ है। मैनेजर जून उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं और आगे उसे कुछ नए फिल्म के ऑफर के बारे में बताते हैं, जिनके नाम सुने बिना ही रियोक वो मूवीज को करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो फ्री बैठना नहीं चाहता और बस काम में खुद को बिजी रखना चाहता है। मैनेजर जून उसकी बात को सुनकर कहते हैं कि पिछली बार जब तुमने लगातार काम किया था तो एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। पर रियोक अपने बारे में सोचना छोड़ चुका है। और इसके बाद जब शिम अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है तो उसे उसके सामने यूजिन खड़ा हुआ दिखता है, जो कि बस शिम को घूर रहा था। उसे अपनी ओर देखते हुए शिम बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद यूजिन उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं। तो आगे वो उसके हाथ में एक हॉट पैड देता है और आगे वो शिम से उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है जब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था। पर शिम उससे कुछ भी नहीं कहती। तो आगे यूजिन खुद ही उसे पूछ लेता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ किया, जिस पर शिम अपने सिर को हिलाते हुए उसे हाँ कहती है। और इसके बाद यूजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और आगे जब यूजिन शिम से पूछता है कि क्या वो अगले हफ्ते बिजी है, जिस पर शिम कुछ भी नहीं कहती, तो वो उसे कहता है कि क्यों ना हम लंच डेट में चलें। जिसे ऐसा कहते हुए सुनकर शिम को बहुत ज़्यादा हैरानी महसूस होती है, जहाँ शिम मुस्कुराते हुए उसे हाँ कहती है। और उसी दौरान हम लालिमा को देखते हैं, जो कि अपने कंपनी के बॉस के साथ बात कर रही है, जहाँ वो उसे एक सॉन्ग शूट करने के लिए कहते हैं। वो लालिमा को एक एल्बम शूट करने के लिए और साथ में एक टीवी शो करने के लिए कहते हैं, ताकि लोग उसे देखें और वो और भी ज़्यादा मशहूर हो जाए, क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग बाकी लोगों से कम है। जिस पर लालिमा तैयार होते हुए कहती है कि उसे YMST नाम के शो से अगर ऑफ़र आया तो वो पक्का करेगी, और अगर वहाँ से ऑफ़र नहीं आया तो वो कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि YMST कोरिया का काफ़ी मशहूर शो है। फिर आगे हम यूरी को स्पार्कलिंग ग्रुप के बाकी सदस्यों के साथ फ़ोटोशूट करते हुए देखते हैं, जहाँ यूरी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है। इसके बाद हमें महा दिखती है, जो कि ड्रेसिंग रूम में अकेली थी। पर तभी शिम वहाँ आ जाती है, जिसके बाद महा शिम को दोबारा से माफ़ी मांगती है, क्योंकि महा ने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि उसकी एक गलती से पूरा ग्रुप भी तबाह हो सकता है। और आगे वो शिम से वादा करती है कि उसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जिसके बाद वो शिम से कहती है कि कल रात उसे यूजिन मिलने के लिए आया था, जहाँ यूजिन महा से अपने दिल की फीलिंग्स उसे बता देता है और उसे यह भी कहता है कि वो महा को ट्रेनी बनने से पहले ही पसंद कर चुका था। जिसकी बात सुन लेने के बाद महा को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। जिसके बाद वो महा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और इस बात को सुन लेने के बाद महा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और आगे वो महा से कहता है कि महा को पसंद करने की वजह से उसने कई साल तक के किसी और लड़की की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखी, पर अब उसे एक ऐसी लड़की मिली है जो यूजिन को उससे भी ज़्यादा पसंद करती है। और उसे इस बात का अफसोस है कि उसने उस लड़की को कभी भी भाव नहीं दिया, जिसे सुनकर महा बहुत ज़्यादा हैरान दिखती है। जिसके बाद हम महा को शिम से कहते हुए सुनते हैं कि वो यूजिन की बात सुनते ही समझ गई थी वो किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। और आगे वो शिम से कहती है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, और महा भी ये बात चाहती है कि शिम यूजिन को अपना जन्म साथी चुन ले। उसकी बात सुन लेने के बाद शिम पहले तो हैरान होती है, पर बाद में वो मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद महा उसे वापस से माफ़ी मांगती है, तो आगे शिम भी उसे गले लगा लेती है और वो दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच की लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। और तभी हम यूरी को कमरे में आते हुए देखते हैं, पर वो उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चुपचाप चले जाती है। फिर आगे रियोक और मैनेजर जून
अपनी मीटिंग के लिए जैसे ही कंपनी में आते हैं तो वहाँ पर महा के सिटकॉम की शूटिंग चल रही होती है। तो अंदर आते ही रियो को चॉय, कांग और महा एक साथ खड़े हुए दिखते हैं, जहाँ मैनेजर जून रियो को महा से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खड़े हुए किसी को भी नहीं पता था कि उन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। और तभी लालिमा वहाँ पर आके रियो को और महा को देख लेती है, जिन्हें देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि ना तो दोनों ही एक दूसरे से आंखें मिला रहे हैं और साथ ही वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते। और आगे जब कांग रियोक से साथ में लंच करने की बात कहता है तो रियोक उसे कुछ भी नहीं कहता। और तभी अचानक से महा वहाँ से निकल जाती है, जिसे ऐसा बर्ताव करते हुए देखकर कांग और चॉय दोनों ही हैरान हो जाते हैं। आगे रियोक को हम एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही रियोक नीचे आता है तो लालिमा रियोक को रोककर कहती है कि रियोक उसे पहले तो बहुत मुस्कुराते हुए दिखता था और आज उसके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। पर रियोक उसके सवाल का जवाब नहीं देता, जिसके बाद लालिमा उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है, जो तुम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। तो मैनेजर जून उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर महा आ जाती है, जिसे रियोक गुस्से से देख रहा होता है। तो महा उसे अपनी नज़रें छुपाते हुए नीचे की ओर देखती है। तो लालिमा रियोक से कहती है कि उसने महा को यहाँ पर आने के लिए कहा था, ताकि उसे भी तो पता चले कि उन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन तभी रियोक वहाँ से शांति से निकल जाता है, जिसके बाद लालिमा महा से पूछती है, जहाँ महा तो उसे पहले कुछ नहीं बताती, पर लालिमा के बहुत ज़्यादा मजबूर करने पर महा इस बात को कबूल करती है कि वो दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और बस इसके बाद हम यूजिन और शिम को एक साथ लंच डेट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ यूजिन ने शिम के लिए उस रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश को मंगाई है। वीकेंड को एंजॉय करते हुए डिश को खा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। फिर आगे हम मैनेजर जिहाक को अपने कैफ़े में देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए रिपोर्टर जुंगी आई है, जो मैनेजर जिहाक से कहती है कि मैनेजर किम ने जो उन पर केस किया था वो उन्होंने वापस ले लिया है, क्योंकि जो प्रूफ मैनेजर जिहाक ने उन्हें दिए थे उसे देखकर वो डर गए। इस बात से मैनेजर जिहाक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आगे वो जुंगी से थैंक यू कहते हैं, जिसके बाद रिपोर्टर जुंगी उनसे कहती है कि उसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैनेजर जिहाक को अपना किया हुआ वादा याद रखना पड़ेगा और आगे उन्हें रिपोर्टर जुंगी की भी मदद करनी पड़ेगी। तो जिहाक उससे पूछते हैं कि तुम युंजू के बारे में जानना चाहती हो ना, जिस पर वो कहती है कि नहीं, और आगे वो उनसे एनी के बारे में पूछती है। और उसी दौरान हम इंजू को देखते हैं, जो कि उसी ब्रिज पर आके खड़ा है जिस ब्रिज के ऊपर से एनी ने कूदकर खुदकुशी की थी। उसे वो दिन याद आता है जहाँ वो शाज ग्रुप का लीडर था और अपना परफॉर्मेंस करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एनी का मैसेज आया। फिर आगे उसे एनी का कॉल आता है, जो कि फ़ोन पर बहुत ज़ोर से रो रही होती है, जहाँ वो इंजू से सॉरी कह के कॉल को कट कर देती है, जिसे सुनकर इंजू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम इंजू को देखते हैं, जो एनी से माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि जब एनी को उसकी ज़रूरत थी तो वो उसके साथ मौजूद नहीं था। इसके बाद कैफ़े में जिहाक रिपोर्टर जुंगी को बताते हैं कि एनी और इंजू जब ट्रेनिंग ले रहे थे तब से वो साथ में रिलेशनशिप में थे। ट्रेनिंग के दौरान इंजू ओमेगा एंटरटेनमेंट में आ गया और एनी ओमेगा एंटरटेनमेंट में चले गई, जिसके बाद इंजू का डेब्यू शाज ग्रुप के साथ हुआ और वो बहुत बड़ा आइडल बन गया। पर एनी बस ट्रेनी बनकर रह गई। जिसके बाद जिहाक के पास एक फ़ोटो आया और एनी उसे बताई कि वो एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। जिसके बाद रिपोर्टर जुंगी अपने बैग से फ़ोटो निकाल के कहती है कि एनी की मौत से पहले इंजू की गर्लफ्रेंड की एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जिस फ़ोटो के अंदर हम इंजू और एनी को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। और बस उसी वक्त हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां मैनेजर जिहाक एनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये कहते हुए कि वो इन सब चीज़ों में फोकस करते हुए अपने ज़िंदगी के असल उद्देश्य से भटक रही है। और आगे वो उसे बताते हैं कि वो इस फ़ोटो के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि उस फ़ोटो के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एनी किसी और शख्स से मिल रही होती है। जिस फ़ोटो को देखकर एनी घबरा जाती है और कहानी वापस से आज में आती है, जहां मैनेजर जिहाक जुंगी से कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इंजू को उस फ़ोटो के बारे में नहीं बताया। और इसके बाद हम जिहाक को इंजू पर गुस्सा होते हुए देखते हैं एनी के साथ फ़ोटो में दिखने की वजह से। और आगे वो इंजू को एनी से ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं, पर इंजू इस बात को कबूल नहीं करता और वो जिहाक से साफ साफ कह देता है कि वो एनी से ब्रेकअप नहीं करेगा। तो वो टेबल से उठकर जैसे ही जाने वाला होता है, जिहाक उसे कहते हैं कि अगर तुम आज यहाँ से उठ के चले जाओगे तो शाज ग्रुप को इस बात से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो यूनजुन वहीं पर रुक जाता है और वह एनी के पास नहीं जाता। जिहाक इस बात को मानते हैं कि उनके वजह से यूनजू एनी के पास नहीं गया
और एनी ने खुदकुशी कर ली, जिस पर जुंगी उनसे कहती है कि क्या आपने अफसोस करते हुए टी पार्टी ग्रुप को बनाया ताकि आप अपनी गलती को सुधार सकें। लेकिन जिहाक भी इस बात पर हाँ नहीं कहते क्योंकि वो खुद उलझन में पड़े हुए हैं। ऑफिस वापस पहुंचने के बाद जुंगी के हाथों में ना तो सबूत है और ना ही कोई न्यूज़, लेकिन तभी उसकी नज़र एनी की उस तस्वीर पर पड़ती है जिसमें एनी किसी और शख्स से मिल रही है। और इसके बाद हम मैनेजर जिहाक को देखते हैं जो कि उस दिन को याद कर रहे हैं जब यंजू उनसे मिलने के लिए कैफ़े में आया था। यंजू जिहाक से कहता है कि जिहाक ने उसे जैसा कहा था कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए, तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया और वो इंडस्ट्री को छोड़ के चले गया। आगे वो जिहाक से कहता है कि मुझे पता है कि आप भी कैफ़े चलाकर खुश नहीं हो। जिहाक उसकी बात को सुनकर अगले दिन से एक नई कंपनी खोल लेते हैं। अगले दिन हम महा और यूरी को कैफ़े के अंदर आते हुए देखते हैं जहाँ शिम पहले से ही बैठी है और वो अपने फ़ोन में यूजिन से बात कर रही होती है। फिर आगे तीनों ही लड़कियाँ एक साथ खुश दिखती हैं, जिसके बाद जिहाक आकर तीनों से कहते हैं उन तीनों के चार्जेस हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से बढ़ रहे हैं और आज उन तीनों का पेमेंट भी आ चुका होगा। जिस पर वो तीनों जिहाक से पूछती हैं कि आज उनका पेमेंट होने का दिन नहीं है तो भी उन्हें पैसे क्यों मिल रहे हैं। जिस पर जिहाक उनसे कहते हैं कि ये उन तीनों की पहली पेमेंट है और ये उनके मेहनत की कीमत है। जिस बात से वो तीनों ही खुश हो जाती हैं और आगे कमरे में जाकर पार्टी करती हैं जहाँ हम तीनों ही लड़कियों को खुश देखते हैं। तो आगे जैसे ही माँ उन दोनों से पूछती है कि हमें इन पैसों का क्या करना चाहिए, तो वो दोनों सोचना शुरू करते हैं। फिर अगली सुबह वो तीनों जिहाक के पास जाते हैं जहाँ वो तीनों जिहाक से कहते हैं कि वो जिहाक के साथ इस कंपनी में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिस बात के लिए जिहाक राज़ी हो जाते हैं। और आगे वो तीनों ही टी पार्टी ग्रुप के प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया में एडवर्टाइज करना शुरू कर देती हैं, जहाँ टी पार्टी ग्रुप अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट बना लेती है जिसमें काफ़ी सारे फॉलोअर्स आके जुड़ चुके हैं और साथ ही उन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन तीनों को एक साथ देखना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर आगे लोग उनके पुराने वीडियोस को देखना शुरू करते हैं जो कि उन्होंने ओमेगा एंटरटेनमेंट के दिनों में रिकॉर्ड की थी और इसी वीडियो की वजह से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर आगे हम यूरी को देखते हैं जो सीओ के स्टूडियो में बैठकर अपने नए गाने को एडिट कर रही होती है, जिसमें यूरी को सॉन्ग में कुछ इनकम्प्लीट लगता है तो वो पूरी तरीके से उसे रेंडर नहीं कर पा रही है। पर तभी अचानक से बैंग वहाँ पर आ जाता है। फिर आगे वो एक और बार यूरी से साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन यूरी हमेशा की तरह उसे मना कर देती है और आगे वो बैंग से कहती है कि उसे इस बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं, जिस पर बैंग उसे कहता है कि मुझे दिलचस्पी है। जिस बात को सुन लेने के बाद यूरी हैरान हो जाती है तो बैंग उसे कहता है कि मुझे तुम नहीं बल्कि तुम्हारी आवाज़ पसंद है। फिर आगे वो यूरी के उस सॉन्ग को एडिट करता है क्योंकि बैंग को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो यूरी के उस गाने को पूरे तरीके से कम्प्लीटली एडिट करके एक अच्छा तरीके से बना लेता है, जिसके इस हुनर को देखते हुए यूरी उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे हैरान देखकर बैंग को खुशी महसूस होती है। लेकिन तभी स्टूडियो में लालिमा आ जाती है जो उन दोनों को साथ में देखकर उन दोनों से पूछ देती है कि क्या आप तुम दोनों भी एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जिस पर यूरी उसे ना कहती है। तो आगे लालिमा बैंग से कहती है कि तुम्हें टी पार्टी ग्रुप की लड़कियों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि आजकल इनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ये सब कहने के बाद वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह जब टी पार्टी ग्रुप अपने कैफ़े में बैठे होते हैं तो उनका मैनेजर नामजून वहाँ पे आके उन्हें बताता है कि जो ओमेगा एंटरटेनमेंट में डांस वाला वीडियो था वो वीडियो वायरल हो चुका है, जिस बात से वो सभी खुश दिखते हैं। फिर मैनेजर नामजून महा के साथ शूटिंग के लिए निकल जाते हैं और इसके बाद हम रियोक को देखते हैं जो कि टी पार्टी ग्रुप के वायरल वीडियो को देख रहा होता है। इसके बाद वो वापस से वही जगह पर जाता है जहाँ महा ने उसे किस किया था, पर तभी रियोक को कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसके बाद हम यून को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं जो यून से कहती है कि उसे यून की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, पर यून को उसके बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा शक्ल न दिखाने के लिए कहता है, जिस बात से वो लड़की रोना शुरू कर देती है। जहाँ जाते वक्त वो उसे कहती है कि वो सुसाइड कर लेगी। उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद यून कहता है कि अच्छा होगा अगर ये लड़की सुसाइड कर ले, जिस बात को सुन लेने के बाद रियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो आगे आकर यून के मुंह में एक जोरदार मुक्का मारता है। उस लड़की को बाहर दौड़कर आते हुए देख कुछ वर्कर्स अंदर की ओर जाते हैं, तो अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रियो और यून की लड़ाई शुरू है, जिस बात से वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों उस लड़की के लिए लड़ रहे हैं, जो खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। और उसी दौरान जब मैनेजर जून अपने टॉयलेट में बैठकर इस बात की खुशी मना रहे थे कि रियो और महा एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और सब कुछ शांत है, जो कि यून और रियो की लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, जिस बात से हैरान होकर वो टॉयलेट का दरवाज़ा खोलते हुए टॉयलेट के अंदर से ही उन्हें
सारी कहानी बताने के लिए कहते हैं, जिनकी ऐसी हरकतों को देखकर वो दोनों शख्स ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सबसे पहले ये बात की खबर शाहज ग्रुप के फैन क्लब को पता चलती है, जहाँ वो तीनों ही लड़कियाँ रियो को किसी और लड़की को पसंद करते हुए जलन महसूस करती हैं। और बाद में सिटकॉम शूटिंग के दौरान महा को भी दो लड़कियों की बात सुनकर इस बारे में पता चल जाता है। और इस बात से हैरान होते हुए चॉय सीधा रियो को कॉल लगाता है। तो जैसे ही कांग और चॉय महा की ओर देखते हैं, महा ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। और वो रियो को कॉल करके पूछने ही वाली थी कि उसकी लड़ाई किस बात पर हुई, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। इसके बाद मैनेजर जून रियो पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और आगे उसे शांत रहते हुए चुपचाप कार के अंदर बैठने के लिए कहते हैं। रियो पहले मैनेजर जून से माफ़ी मांगता है और चुपचाप शांति से कार के अंदर जाके बैठ जाता है। और इसके बाद मैनेजर जून को सीईओ पास का कॉल आता है, जो उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि सीईओ पास को किसी ने रियो की लड़ाई के बारे में बता दिया था। इसके बाद हम YMST शो के ग्रुप मीटिंग को देखते हैं, जो कि कोरिया का एक मशहूर शो है। और उस शो में बस मशहूर आइडल्स को बुलाया जाता है, जहाँ वो सबसे पहले शाहज मेंबर को लाना चाहते हैं और बाद में लालिमा को। लेकिन तभी उनमें से एक शख्स जिसको लाने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। और आगे वो ये बात को सोच रहे होते हैं कि उन्हें लड़कियों के ग्रुप में से किसको बुलाना चाहिए, क्योंकि कोरिया के दो मशहूर ग्रुप्स पहले से ही कोई और शो में बिजी हैं। जिस पर एक महिला उनसे कहती है कि उन्हें टी पार्टी ग्रुप को लेना चाहिए। और आगे वो उन्हें बताती है कि हाल ही में टी पार्टी ग्रुप के कुछ ज़्यादा ही फॉलोअर बढ़ चुके हैं और लोग उन्हें बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं। जिसके बाद उनसे कहती है कि अगर ये लोग हमारे शो में आ जाए तो शो की रेटिंग्स बढ़ जाएंगी, जिस चीज़ के लिए वो सभी तय करते हैं कि ये बात सही है। तो अगली सुबह जैसे ही जिहाक टी पार्टी ग्रुप को शो के इनविटेशन के बारे में बताते हैं, तो वो तीनों ही लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। पर उस शो में सिर्फ यूरी और महा जाएगी, क्योंकि शिम का कहीं और शूट है। इस बात को जानने के बावजूद शिम उन दोनों के लिए खुश होती है। और उसी दौरान मैनेजर जून रियो और बैंक को शाहज ग्रुप से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी चॉय और कांग कहते हैं कि हमें भी जाने की इच्छा है। तो मैनेजर जून उन दोनों को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और स्पार्कलिंग ग्रुप में मैनेजर टाई यूजिन और मिनसू को शो में भेजने के लिए तैयार कर देते हैं। जिसके बाद यून गुस्सा होते हुए कहता है कि उसे भी ये शो में जाना है, क्योंकि वो ग्रुप का लीडर है। तो मैनेजर टाई उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि यून का रियो के साथ लड़ाई हुआ है और वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई ग्रुप का मेंबर शो में जाए। जिसके बाद यून गुस्सा होते हुए वहाँ से चले जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद आखिरकार शो के डेब्यू वाला दिन आ जाता है, जहाँ शो के दौरान शो के होस्ट जैसे ही रियो और महा को एक पार्टनर चुनने के लिए कहते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। और बस उसी वक्त पार्ट 9 का अंत हो जाता है।